चलिए तो शुरू करेंगे। क्या बात करेंगे? एक दो तीन चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो अपन पढ़ रहे हैं जनन। और जनन में भी कौन सा जनन पढ़ रहे हैं? लैंगिक। और लैंगिक में लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन में अपन मेनली पढ़ेंगे मानव में आज। इसमें पढ़ेंगे, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। मानव में लैंगिक जनन। देखो, मानव में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव जो है वो जनन कब कर सकता है। तुम सब मानव हो। मानव में जनन करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? एक है यौवनारंभ। एक क्या है? यौवनारंभ। एक है किशोरावस्था। ये दो चीजें महत्वपूर्ण है, यौवनारंभ और किशोरा। यौवनारंभ का अर्थ है कि मानव के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वो जनन करने के लिए तैयार होता है या परिपक्व होता है, जनन योग्य बनने के लिए परिवर्तन परिवर्तन होते हैं। उस फेज को अपन, उस काल क्रम को या उस समय को परिवर्तन होते हैं, उस समय को यौवनारंभ कहते हैं। ठीक। क्या मतलब है इसका? कि जब किसी व्यक्ति के अंदर बच्चे पैदा करने के लिए कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाए तो वो यौवनारंभ है। वो क्या कहलाएगा? यौवनारंभ। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जैसे 10 से 16 के बीच में ये परिवर्तन होने शुरू हो जाता है। 10 से 16 वर्ष की उम्र में ये परिवर्तन शुरू होते हैं। सही है। 10, सिंपली 10 में लड़कियों में हो जाते हैं, गर्ल्स में। और 12 तक आते आते बॉयज में परिवर्तन शुरू होता है। ठीक है, मतलब लड़कियों में थोड़े पहले परिवर्तन शुरू होते हैं, लड़कों में थोड़े बाद में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन जो है, इस परिवर्तन का कारण है हार्मोन। कारण क्या है? हार्मोन। आप लोगों को ध्यान में होगा, ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं जो किशोरावस्था के दौरान महिलाओं में और पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। वो हार्मोन आपको याद करने एक बार तो। और ये किशोरावस्था कहने का मतलब ये है कि जब ये यौवनारंभ प्रारंभ होता है, वहां से लगा के काफी लंबी उम्र है, पूरे लंबे समय को हम किशोरावस्था कहेंगे। लगभग 16 से 18 वर्ष, 18 तक, 18 वर्ष तक की उम्र जो है, ये किस में आ जाएगी? किशोरावस्था। यहाँ से यौवनारंभ से लगा करके 18 वर्ष तक की उम्र, ये किस में आएगी? किशोरावस्था में। जहाँ यौवनारंभ, जहाँ से ये परिवर्तन होना शुरू होता है, वो तो एक तरह का यौवनारंभ है। और उसके बाद ये हो जाएगा वो किशोरावस्था उम्र। इस पूरी उम्र को किशोरावस्था कहेंगे। महिलाएं जो हैं, महिलाएं हैं, इनमें और पुरुषों में अलग अलग हार्मोन जिम्मेदार है। कौन कौन से हार्मोन है? महिलाओं में कौन है? एस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन है? और इनमें कौन है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। हम ये कह सकते हैं जो महिलाएं हैं, महिलाओं में महिलाओं के जो लक्षण आएंगे ये, और पुरुषों में जो पुरुषों के लक्षण दिखेंगे, वो लक्षण इन हार्मोन की वजह से है। और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। कैसे लक्षण है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये लक्षण ऐसे लक्षण जो महिला को और पुरुष को अलग बनाते हैं। से अपन शारीरिक रूप से देख के पता कर सकते हैं कि ये महिला है और ये पुरुष है। कुछ ऐसे ऐसे परिवर्तन लाता है। अगर
इस किशोरावस्था में ये होते हैं, यानी कि यौनारंभ प्रारंभ होता है तो इन हार्मोन का प्रभाव होता है, उससे पहले इनका प्रभाव नहीं होता है। इसके पहले इसका प्रभाव नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि उस समय लड़के और लड़की में कोई खास फर्क होता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं होता है, बाहरी रूप से कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ जननांगों के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लड़का है या लड़की है, वो उतना सा फर्क होता है। ये कह सकते हैं कि हम बाहर से देख के किसी छोटे टाबर को ये नहीं कहेंगे कि ये लड़का है या लड़की है, पता नहीं चलेगा। पर अगर कोई लड़का आपके कोई मेहमान के साथ आए, लड़का, और उसने एकदम बाल बाल बढ़ा के छोटी करके आया हो, छोटा बच्चा है 2 साल का, छोटी करके आया हो, पैरों में घूंघरेन, हाथों में चूड़ियान पहन के आया हो, तो पहन के आया होगा तो हम क्या समझेंगे, वो लड़का है या लड़की? अच्छा, नहीं, पर हमें नहीं पता हो तो हम तो सोचेंगे ये तो लड़की होगा। और कोई बड़ी सी लड़की है 7-8 साल की, लेकिन पैंट शर्ट पहन कर, छोटे छोटे बाल कटवा कर फिर है, कोई चूड़ियां नहीं पहन के फिर है, तो हमें क्या लगेगा, ये तो लड़का होगा, ऐसा। क्योंकि जब तक ये यौन आरंभ नहीं होता है तब तक कोई फर्क नहीं होता लड़के और लड़कियों में। फिर ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जब दिखते हैं तो फर्क पड़ता है। तो एस्ट्रोजन जिम्मेदार है महिलाओं वाले लक्षण लाने में, और टेस्टोस्टेरोन जो जिम्मेदार है वो पुरुषों वाले लक्षण लाने में। इसलिए अगर कई बार क्या होता है, एक बात और है, समझते हैं, ये एस्ट्रोजन अगर 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 एस्ट्रोजन महिलाओं में स्त्रावित कम हो और गलती से टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित हो जाए तो महिलाओं में पुरुषों वाले लक्षण दिख जाएंगे थोड़े थोड़े। इसका प्रभाव अगर कम रहा तो एकदम महिलाओं वाले लक्षण नहीं आएंगे, और पुरुषों में अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव कम रहा तो क्या होगा, तो महिलाओं वाले लक्षण दिख जाएंगे। ठीक है ना। तो ये अब इसमें किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, मेनली ये कि जनन अंग विकसित होते हैं, लड़के और लड़कियों में क्या विकसित होंगे, जनन अंग। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे अपन कुछ परिवर्तन तो ऐसे देखते हैं जो लड़के और लड़कियों में सेम होते हैं, लड़के और लड़कियों में सेम होते हैं, ऐसे कुछ परिवर्तन। जैसे मेनली तो ये है, जैसे कांख और जननांगी क्षेत्र है, वहां पर बाल उग जाते हैं, जननांगी क्षेत्र, यहाँ पर में बाल, हियर, शरीर पर छोटे छोटे बाल हो सकते हैं, शरीर पर रोम, शरीर पर छोटे छोटे रोम हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, जननांगी जो क्षेत्र है, क्षेत्र का रंग गहरा हो सकता है, रंग क्या हो जाएगा, गहरा, एकदम नॉर्मली जितनी स्किन है उससे थोड़ा सा गहरा गहरा हो जाएगा, ये है। इसके अलावा जो शरीर की संवेदनशीलता है वो बढ़ जाएगी, शरीर के अंदर एक किसी ने कोई टच किया तो उसका एकदम आपको पता चलेगा, संवेदनशीलता, बॉडी में संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, बॉडी की संवेदनशीलता बढ़ेगी, संवेदनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा स्किन जो है त्वचा तेलीय होगी, त्वचा क्या होगी, तेलीय मतलब चिकनी चिकनी रहेगी, आपका मुंह वगैरह है ना, तो आपको यूं महसूस होगा कि तेल लगा रखा है, बिना तेल लगाए भी आपको महसूस होगा, और इसके कारण मुंह से आ जाएंगे। हाँ, ये किशोरावस्था के लक्षण है, ये मुंह से आ जाएंगे। ठीक बात। ये तो ऐसे परिवर्तन है जो लड़के और लड़कियों में होते हैं सेम। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों में क्या होता है, ये दोनों में होते हैं। किस में होते हैं बोलो, लड़का व लड़की दोनों में। कुछ है जैसे सिर्फ किस में होता है, लड़की में। जैसे पहली बात, स्तनों का विकास, क्या विकास, स्तनों का विकास, स्तनों का विकास, स्तनाग्र, स्तनाग्र, स्तनाग्र को कहते हैं निप्पल, का रंग हो जाएगा गहरा। स्तनाग्र का अर्थ ये है कि जैसे स्तन है, ये जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे को जिस तरह से दूध पिलाती है, इस तरह की संरचना है
स्तन की, और ये स्तन का आगे का जो भाग है इसको निप्पल कहा जाता है या स्तनाग्र। तो यहाँ इसका रंग हो जाएगा गहरा, तो हम ये कह सकते हैं ये स्तनाग्र है। और ये पूरा क्या कहलाएगा? स्तन। ये पूरा क्या कहलाएगा? स्तन। तो स्तनाग्र का रंग हो जाएगा गहरा। इसके अलावा नॉर्मली हम ये कह सकते हैं आवाज, आवाज कैसी हो जाएगी? पतली, थोड़ी सी आवाज पतली। एक श्रोणी हड्डी, जो कमर की हड्डी है, आपको क्या लगता है क्या होगा? श्रोणी का विस्तार हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। विस्तार है, हम थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, सही है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, मासिक चक्र, मासिक चक्र शुरू हो जाएगा। मासिक चक्र, या इसको क्या कह सकते हैं? रजोधर्म, रजोधर्म या माहवारी, या सिंपली पीरियड भी कह सकते हैं। ये इनका भी शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें पता है पहली बार मासिक चक्र का आना क्या कहलाता है? कौन बता सकता है? नहीं पता? पहली बार मासिक चक्र का आना, जब प्रथम बार आएगा तो इसे हम कहेंगे रजो दर्शन, रजो। और सबसे लास्ट बार तो महिला जब बूढ़ी होगी, 45 साल की उम्र, बूढ़ी तो नहीं कह सकते, 45 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है, 45 से 50 के बीच में जब महिला होगी तो ये क्या हो जाएगा? अंतिम बार। एक बार लास्ट बार आएगा रजो, इसे हम क्या कहेंगे? रजो निवर्ती, रजो निवर्ती। ये कब से होता है भाई? सिंपली 12 टू 14, सिंपली 45 टू 50। ये किसी में पहले हो सकता है, किसी में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 50 से ज्यादा भी जा सकता है। ये एवरेज उम्र है। ये कैसी उम्र है? एवरेज। बाकी तो बाकी तो जनन अंग तो विकसित होते ही हैं, लड़कों में भी होते हैं। इनमें जनन अंग अलग होते हैं तो अलग विकसित होते हैं। ये कुछ लड़कों में कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं लड़कों में। दाढ़ी, मूछें, और आवाज कैसी होनी? ये क्या कह रहा? बूढ़ी, मोटी। हाँ, मोटी भी लिख सकते हैं, भारी होना। इसके अलावा शरीर बलवान हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? बलवान। इसके अलावा बातें नहीं, आपस में शुरू हो जाता है, शरीर हो जाता बलवान। श्रोणी, श्रोणी क्या होगी? सौड़ी या पतली? पतली, क्योंकि पुरुषों को कोई बच्चे पैदा नहीं करने होता। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, ये तो है यहाँ। इसके अलावा रात्रि या दीवा सपन, रात में या दीवापन में टिसन, टिसन को कई बार अपन पेनिस कहेंगे, उद्र हो जाता है, उद्र। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम सीधी सीधी बात करते हैं जन्म बात। इतने सारे परिवर्तन होते हैं, और अब जनन जो है मानव में, तो मानव में जनन का मामला तुम्हें पता है एक चीज है कि जनन जो है मानव में, वो हमारे पास दो अलग अलग तंत्र है जनन के लिए। जो तंत्र है जनन के लिए, एक तो मादा का अलग है और नर का अलग है, दोनों अलग है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मादा का। मादा में जनन तंत्र किस तरह का है? तो सीधा डायग्राम से, ये आप लोगों ने डायग्राम तो देखा ही हुआ है।
और ये किसका फिर दिख रहा सही से? चलिए कोई सा भी पढ़ लेते हैं अपन, पहले पुरुषों वाला पढ़ लेते हैं। ये क्या हो गया? नर, जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। इसमें दो तरह के अंग होंगे। कितने तरह के? दो। एक तो क्या होंगे, एक तो होंगे प्राथमिक जनन अंग। कौन से अंग होंगे? प्राथमिक जनन अंग। एक तो है प्राथमिक जनन अंग, और एक है द्वितीयक। एक कौन सा है? द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक में कौन आएंगे पता है आपको? इसमें वर्षण आएंगे। कौन आएंगे? वर्षण। प्राथमिक में कौन है? वर्षण। और द्वितीयक में कौन है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। और बोलो। शुक्राशय। और बोलो। और कोई कोई सी जो जो ग्रंथि आपको दिखे। शिश्न भी है ना? प्रोस्टेट ग्रंथि भी है कि नहीं है? ये सारे किस में आएंगे? द्वितीयक लेंगे अंग है। कौन से है? प्राथमिक का पूछा जाएगा तो कौन है? वर्षण है। वर्षण मेन काम करता है। वर्षण क्या करता है पता है तुम्हें? मेनली वर्षण का काम है नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? नर युग्मक। और नर युग्मक जो मानव में है उसे हम पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो शुक्राणु बनते कहाँ पे? वर्षण में। कहाँ पर बनते हैं? वर्षण में। आपको यहाँ वर्षण दिखते होंगे, ये वर्षण है। ये कौन से वर्षण है? ये अंदर वाला, ये रेड रेड दिख रहा है ना? ये वाला पार्ट ये वर्षण है, और वर्षण के ऊपर अधिवर्षण होता है वैसे। ये हो गया वर्षण। वर्षण का क्या काम है? वर्षण का काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। और वर्षण के बारे में आपको, ये वर्षण जो है ना, क्या हुआ? प्रवीण आ गया है? हाँ कोई बात नहीं। वर्षण जो है, तुम उधर पीछे का ध्यान कर रहे, ये दोनों कंप्लीट करके जाना है पता है, क्योंकि तभी तो मामला सेट होगा। बताओ ये क्या है यहाँ पर? वर्षण कोष। ये इतना सारा वर्षण कोष है। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें क्या कौन रहते हैं? वर्षण रहते हैं। वर्षण होते कितने? दो। एक जोड़ी। कितने होंगे? तुम सोचो कि एक ही है, नहीं, दो। ये थैलीनुमा संरचना में रहते हैं, और ये शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर, उदर गुहा के बाहर होते हैं। उदर गुहा के बाहर। और बाहर क्यों होते हैं? बाहर क्यों होते हैं इसका कारण कौन बता सकता? नवीना बता। अशोक बता। रमेश। हाँ बिल्कुल, शरीर का तापमान अधिक होता है तापमान कम करने के कारण। कितना? 3 से 4 डिग्री। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम करना चाहता है, इसलिए तब जाके शुक्राणु बनते हैं। इसलिए शरीर के बाहर होते हैं। ये वर्षण से एक नली निकलती है, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। कौन सी वाहिनी कहते हैं? शुक्र वाहिनी। अपन देख लेते हैं वाहिनी को। ये देखो, ये वाहिनी जा रही है, ये फिरती 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 यहां से ये गई। सही है ना? दिख गई। और ये यहां पर नाम लिखा ना शुक्रवाक। ये शुक्रवाक या शुक्रवाहिनी है। ये शुक्रवाक या शुक्रवाहिनी। अब यहां से शुक्राणु चलते 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 कहां गए बोलो? यहां पर। और ये तुम्हें पता क्या? मूत्राशय है। और ये तो मूत्र वाहिनी है। यहाँ से 2 मूत्र वाहिनियां इसमें आती है, मूत्राशय में मूत्र लेके आती है। और ये मूत्र यहाँ से खुलता है। ये मूत्र मार्ग है। ये लाल लाल जो मैं दूसरे कलर का करता है, ब्लैक करता है, ये ब्लैक रंग का आपको जो दिख रहा है ना, ये कौन सा मार्ग है? मूत्र मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मूत्र मार्ग है। इसका अर्थ ये है कि ये
जो शुक्रवाहिनी आई थी वो किसके साथ जुड़ गई, बोलो, मूत्रवाहिनी के साथ जुड़ गई। और मूत्रवाहिनी के साथ जुड़ के ये मूत्रवाहिनी कहाँ आ जाती, सीधी सीधी। और ये वाली जो संरचना है, ये इस संरचना का नाम है शिश्न। क्या नाम है इसका, शिश्न। शिश्न, ये वाला लिखा हुआ है ना, शिश्न या लिंग, या इसको पेनिस बोल सकते हैं, लिंग या शिश्न या पेनिस। और ये वैसे ये नली मूत्र मार्ग है, ये वैसे इतना अपन को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। शिश्न मुंड होता है, मतलब जो आगे का भाग है, और इसके ऊपर जो आच्छद होता है, लेयर होती है, स्किन होती है, उसे अग्रसद कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक नली है, ये वाली ग्रंथि है, क्या है, एक ग्रंथि है, और इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहां से जो आते हैं शुक्राणु, ये शुक्राणु जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव मिलता है। क्या मिलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव आता है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो क्या करती है, इसको ऐसा एक तरलीय स्त्राव देती है, तरलीय पदार्थ देती है, जिससे ये शुक्राणु, पहले तो क्या था शुक्राणु, अब ये एक स्त्राव आया, कौन सी ग्रंथि से आया, प्रोस्टेट ग्रंथि से, और ये बना गया, दोनों मिलके क्या लेंगे, वीर्य, या इसको सीमेन कहते हैं, सीमेन। अब ये स्त्राव क्या करता है, इन शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करता है। स्त्राव क्या करता है, शुक्राणुओं को तैरने में, ये तैरते तैरते चलते हैं, ऐसे तैरते तैरते। इसके अलावा यहाँ पर एक, हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि और एक ये, सॉरी, एक शुक्राशय, ये दोनों का स्त्राव, ये कौन सा स्त्राव है, एक तो शुक्राशय, शुक्राशय तो पीछे रहा, शुक्राशय प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव, ये दोनों ग्रंथियों का स्त्राव आता है। ये वाला यहाँ पर क्या है, शुक्राशय, ये शुक्राशय हो गया। अब यहां से प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव मिल गया और शुक्राशय का स्त्राव मिल गया, ये दोनों मिलकर के वीर्य कहलाते हैं। ये शुक्राणु, ये और ये दोनों के स्त्राव मिलके वीर्य कहलाते हैं। अब ये यहां से चल के इस मार्ग से होते होते इस मूत्र मार्ग से बाहर आते हैं, मूत्र मार्ग से बाहर आते हैं, बस इतना सा प्रोसेस है। और इस पेनिस का क्या काम है, कोई काम नहीं, इसका काम है इसको मादा के शरीर तक पहुंचाना है, शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाए या योनि तक पहुंचाना, इसका काम। तो ये इतना सा प्रोसेस था। बाकी वाला एक ये कंद मूत्र पथ ग्रंथि है, यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कह सकते हैं इसको। ये ग्रंथि का काम होता है कि जो मूत्र होता है, मूत्र मूत्र कैसा होता है, अम्लीय सारी, अम्लीय होता है, तो उस मार्ग को, अम्लीय माध्यम को खत्म करती है, क्योंकि जो शुक्राणु है ना वो अम्लीय माध्यम में मर सकते हैं, शुक्राणु अम्लीय माध्यम में मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए इसमें कौन सी ये ग्रंथि क्या करती है, एक तरल पदार्थ छोड़ती है, तरल पानी टाइप का पदार्थ छोड़ती है, और वो इस शुक्राणुओं के आने से पहले ही इस मार्ग को क्या कर देता है, साफ कर देता है, यानी अम्लीय माध्यम को नष्ट करता है। इस तरह का मामला है। ये मलाशय, ये तो वैसे भी हमने उसमें पढ़ा होगा पोषण में, ये मलाशय, मलाशय से, ये गुदा से भोजन जो अब नहीं पचता था, जो काम का नहीं होता था, वो बाहर निकाला जाता था। इस तरह ये रीढ़ की हड्डी है, ये हो गया हमारा। बताओ क्या लगता है, अंधेरा होने को है, अगला कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी 6 बज गए हैं। अब आपको ये एक बात समझ में आई होगी कि ये पूरा ठीक है, याद रह जाएगा। फिर ये वाला तो अपन कल पढ़ लेंगे, इसके साथ ही कल ये पढ़ेंगे, प्लस मासिक चक्र पढ़ेंगे, फिर जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे, कल सारी चीजें पढ़ लेंगे, इतना तो कल पूरा हो जाएगा। जाना नहीं है बाबू, लिखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मत लिखना, और ठीक है लिखो, लिख जाओ ताकि याद रह जाएगा, ठीक है।